नमस्कार दोस्तों। अभ्युदय आईएएस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ज्योग्राफी का जो ये हमारा पेड कोर्स है, इसमें आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कई बार इसमें से प्रश्न टपक जाता है और फिर हमें बाद में अनुभव होता है कि काश ये हम छोटा सा चैप्टर कर लेते। चलिए समझते हैं। टेम्परेचर भी पढ़ेंगे और टेम्परेचर के साथ साथ हम इसमें पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी पढ़ेंगे, हीट बजट। देखो साहब, हमारे घर का बजट होता है, हमारे देश का बजट होता है, इसी प्रकार से भैया पृथ्वी का भी बजट होता है। और पृथ्वी के बजट में पैसों का लेन देन नहीं होता, इसमें हम किसका लेन देन देखेंगे? हीट का देखेंगे, ऊष्मा का लेन देन देखेंगे। और आप सभी जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर ऊष्मा आती कहाँ से है? सूर्य देव से आती है। सूर्य भगवान हमें ऊष्मा देते हैं और उसी का बजट हम मेंटेन करते हैं। भाई सूर्य से कितनी हमें ऊष्मा आई, कितनी वापस गई। आय मतलब आई सूर्य से, और वह मतलब कितनी सूरज जी की रोशनी हमने ऊष्मा वापस पहुंचाई। ये क्या कहलाता है? हीट बजट कहलाता है। तो हम पहले हमारे पृथ्वी पर होने वाले तापमान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर हम सीधे चलेंगे हीट बजट के बारे में समझेंगे। चलो सर, देखो, आप सभी जानते हो जो हमारे सूर्य देव हैं, इस सूर्य भगवान के यहाँ से जो रोशनी आती है, ये किस कारण से आती है? सूर्य देव इतनी ऊष्मा कहाँ से जनरेट करते हैं? हाँ, ये जनरेट करते हैं साहब, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या? नाभिकीय संलयन। देखो, ऊष्मा जैसे एक तो होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन। एक तो विखंडन की प्रक्रिया होती है, एक संलयन की प्रक्रिया होती है। हमारे परिवारों में बोलते हैं कि जब आप जुड़ जाओगे तो एक और एक 11 हो जाओगे, तो एक और एक 11 ये वही है फ्यूजन। इसमें जब कण जुड़ते हैं तो जुड़ने से क्या होती है? बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊष्मा हमारे पास आती है। तो ये जो जोड़ने की प्रकृति है, ये संलयन की प्रकृति है। नाभिक छोटे छोटे कणों को जुड़ने से जो ऊर्जा बन रही है, वो उस प्रकार से ऊर्जा कहाँ पर उत्पन्न होती है? सन पर उत्पन्न होती है। एक होता है विखंडन, टूटने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सूर्य प्रमुख स्रोत है ऊष्मा का, वहां पर ऊष्मा का जनरेशन किसके माध्यम से होता है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। कई बार प्रश्न आता है कि बताइए कि सूरज पर ऊष्मा जो बन रही है, उत्पादन किस प्रकार से होता है? नाभिकीय संलयन से हो रहा है। और हमारे पृथ्वी पर भी हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बने। एक तो क्या होता है, उसमें खतरा कम होता है, दूसरा उसमें ऊर्जा भी खूब मिलती है आपको, वेस्ट प्रोडक्ट भी कम होता है। तो हम चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके ऊष्मा का उत्पादन करें। काम चल रहा है इसमें। क्लियर? अब आप देखो दूसरा पॉइंट, हमारे सूरज की अवस्था कैसी है? प्लाज्मा की अवस्था है। देखो ना, प्लाज्मा अवस्था फोर्थ मैटर हम इसको बोलते हैं। जैसे कि आपके द्रव, ठोस, गैस, और जो चौथी अवस्था है वो कौन सी? प्लाज्मा अवस्था है। साइंस एंड टेक में भी इसको हम पढ़ेंगे। और हम इसको क्या बोलते हैं? सूरज जी क्या है? एक तारा है। ध्यान रखना, सूरज क्या है? एक स्टार है। ऑप्शन में आ जाए तो क्या लगा के आओगे? सूरज एक तारा है, ठीक है ना? पीले रंग का तारा है। कैसी अवस्था है हमारे सूरज जी की? प्लाज्मा अवस्था होती है। पहली चीज हमने पढ़ी, जो सूरज हमारे पृथ्वी का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, वह ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगर हम उसकी बात करेंगे भैया तापमान कितना है, देखो आप उसकी परिधि पर, सतह पर चले जाओगे तो आपको कितनी गर्मी लगेगी? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस आपको वहां पर गर्मी लगेगी। अगर आप केंद्र तक भी पहुंच गए तो वहां पर क्या तापमान रहेगा? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड वहां का तापमान है। कहाँ का? केंद्र का। अगली इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात, कि सूरज जी जो प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी पर भेजता है, उसको ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? आप सभी जानते होंगे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ती हुई किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। और हमारे पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच जाती है? 8.17 मिनट में पहुंच जाती है। अब 8.17 मिनट में पहुंच रही है, तो इजीली आप बता सकते हो कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो मल्टीप्लाई करके देखना आप, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में आती है, तो भैया 1 मिनट का 60 जो होता है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आइडिया लग जाएगा 8.17 मिनट में कितनी किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी है। रटने की भी अब आपको जरूरत नहीं है। कितनी गति से आ रही है दौड़ती हुई सूरज जी की किरणें हमारे पृथ्वी पर? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की।
और कितना ट्रेवल टाइम लगता है उसको सूरज जी से हमारे पृथ्वी पर पहुंचने पर? 8.17 मिनट लगती है। क्लियर? अगला, आपको क्या मालूम है सूरज जी की जो ऊर्जा है हमारी पृथ्वी पर कितनी पहुंचती है? जितनी ऊर्जा वो डेवलप कर रही है उसका मात्र 2 अरबवा भाग ही हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। कितना? 2 अरबवा भाग ही हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक होता है मेरे दोस्तों सोलर कॉफिशिएंट। क्या? सौर स्थिरांक। अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी का ये सौर स्थिरांक क्या होता है तो आप बताइएगा। देखो साहब, स्थिरांक को आप ऐसे करना, इसको एक बार देखो, 1.94 कैलोरी स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसको ऐसे समझ लो, रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक अपने गांव में बैठा हुआ था, मैंने खेत में क्या किया, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक चौखाना बनाया। ठीक है, तांत्रिक आदमी अपन चौखाना बना दिया। और मैंने कहा सूरज जी भेजो ऊर्जा। सूरज जी ने यहाँ ऊर्जा अपनी भेजी। तो मैंने क्या बताया कि साहब 1 मिनट में सूरज जी ने कितनी ऊर्जा भेजी? 1.94 कैलोरी। कितनी भेजी? 1.94 कैलोरी। इसको हम सामान्यतः 2 कैलोरी भी कहते हैं। अगर आपके बिल्कुल पॉइंट में आ जाए तो आप बता दीजिएगा 1.94 कैलोरी मतलब कि कितना भेजी 1 मिनट में। मैंने घड़ी में देखा, 1 मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया पे जो हमें सूरज जी की ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह कितनी प्राप्त हो रही है हमें एनर्जी? 1.94 कैलोरी। सामान्य रूप में 2 कैलोरी हमें प्राप्त। क्लियर? और पृथ्वी का औसत तापमान लास्ट लेक्चर में आपसे चर्चा हुई थी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। और हम ये जो एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर में आप मिनिमम टेम्परेचर जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज टेम्परेचर या औसत टेम्परेचर आ जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट 8-10 बातें थी जो आपको मालूम होनी बहुत आवश्यक थी। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कई बार टपक जाती है क्वेश्चंस, और हम इनको सरल मान के छोड़ आते हैं। तो यहीं पर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको भी हमें समझना चाहिए। उनमें से एक टर्मिनोलॉजी है आइसोबार्स और आइसोथर्म्स। और इससे पहले एक चीज और देख लो भैया, वायु दाब के नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज में लेते हैं जिसमें पारा भरा हुआ होता है। और टेम्परेचर नापने के लिए भी क्या करते हैं हम? टेम्परेचर के लिए हम क्या लेते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर। और आप सभी जानते हैं इसमें भी क्या भरा होता है? पारा भरा हुआ होता है। देखो पारे के साथ में इसमें अल्कोहल और मिला देते हैं। क्या? अधिकतम न्यूनतम तापमापी और होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही न्यूनतम तापमान हमें कहीं पर कैलकुलेट करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? अल्कोहल और मिला देते हैं। पारे के साथ क्या मिला देते हैं? पारे के साथ हम अल्कोहल भी मिक्स कर देते हैं, ध्यान रखना। और अल्कोहल अल्कोहल भी मिक्स कर, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया जो अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है उसके अंतर्गत पारे के साथ और क्या मिक्स करते हैं, तो और क्या मिक्स करते हैं मेरे दोस्तों? अल्कोहल भी मिक्स करते हैं। क्लियर? चलो अगली चीज देखो। अब मुझे आपसे डिस्कस करनी है दो चीज, आइसोबार्स और आइसोथर्म। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो चैप्टर समझने से पहले हमें आनी चाहिए। देखो आइसो का मतलब होता है समान। आइसो का मतलब होता है समान। आइसो जिसके भी आगे जुड़ा हो तो समझ लो वो समान चीज के बारे में बात कर रहा है। उसके आगे जो चीज है उससे आप अर्थ आराम से निकाल पाओगे। जैसे आइसो बार्स है, ठीक है, बार्स किसका बताता है? वायु दाब को बारे में बताता है। तो आइसो बार्स मतलब कि समान वायु दाब के बारे में बात कर रहा है। समान वायु दाब क्या होता है? देखो यहां पर मैं रहता हूं, जैसे जैसे साहब ये अपना प्यारा भारत का नीचे का इलाका, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर आप रहते हो। और हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो आपके वायुदाब है और मेरे जहाँ रहता हूँ वहां पर वायुदाब है वो समान है। तो मैंने ये एक रेखा बना दी। तो ये जो रेखा क्या बता रही है कि साहब यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के यहाँ पर इस स्थान पर इस स्थान पर इस स्थान पर कैसा वायुदाब मिलेगा? समान वायुदाब मिलेगा। और आप मुझसे क्या कहेंगे साहब ये जो रेखा जा रही है ये कौन सी रेखा है? समान वायुदाब रेखा है, सम वायुदाब रेखा है, जिसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। क्लियर है?
तो हमने क्या सीखा, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, समदाब रेखाएं कहलाती हैं। क्या, समदाब रेखाएं कहलाती हैं, जिनको हम आइसोबार्स कहते हैं। कैसी रेखाएं, काल्पनिक। हमने ही अपने कैलकुलेशन के लिए इसको काल्पनिक रेखाओं के रूप में मान रखा है, और जहां जहां पॉइंट उतना रहता है, ये बेसिकली एक आपके स्टैटिस्टिकल व्यूज में, आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है। क्लियर। और हम जो मौसम का पूर्ण नाम करते हैं उसमें भी आइसोबार्स और आइसोथर्म का भी यूज में लिया जाता है। आइसोथर्म, अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, थर्म मतलब समान तापमान। अब वही सिंपल डेफिनेशन, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। क्लियर। आइसोथर्म समान तापमान, समताप रेखाएं कहलाएंगी। अब इनको भी एक बार समझ लो। देखो, मैंने यहां लिखा है धरातल और यहां लिखा है जल। धरातल और जल, ये टेम्परेचर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो दोस्तों, ये जो समताप रेखाएं जा रही हैं, ये जो समताप रेखाएं जा रही हैं, दोनों हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो दोनों आपको डेटा मैंने फिगर और डेटा दी हैं, ये कौन से मौसम के बारे में आपको दृष्टिगोचर कर रही हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो स्थिति है कि धरातल पर तापमान आप देख रहे हैं कितना है, और जल पे तापमान कितना है ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये जो वेरिएशन है, ऐसा वेरिएशन आपको किस मौसम में देखने को मिलता है? और यह जो है माइनस नहीं है, ध्यान रखना इसको, ये माइनस नहीं है, इसको नेगेटिव मत मान के चलो। क्लियर। देखो, दिमाग लगाओ। सपोज करो अभी हम दिन की बात करते हैं। दिन में धरातल पर हम बैठे थे यहाँ पे, तो हम बैठे बैठे हमने क्या महसूस किया कि साहब हमारे यहाँ पर इस समय तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। और जल पर यहाँ पर साहब एक भैया और बैठे हुए थे, उनके यहाँ पर तापमान कितना था? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब मुझे बताओ, ये स्थिति किस मौसम में हो सकती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, गर्मियों में। गर्मियों में स्थल का तापमान अधिक होता है बनिस्पत जल के तापमान से, क्योंकि हमारी जो गर्मियों में चट्टानें होती हैं, जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है, वो जल्दी गर्म होती है बनिस्पत किसके? सागरीय जल के। समझ गए? तो ये स्थिति किसकी निकल के आई? गर्मियों की। गर्मियों में ये भैया यहाँ बैठा है, इसको 25 डिग्री तापमान लग रहा है, और ये जो भैया जल में अपने नाव में बैठा है, इससे जब तुमने बात करी भाई तेरे यहाँ पर कितना तापमान आया, तो क्या बोल, ये बच्चा बोलेगा साहब 15 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरे तो यहाँ पे, और हमारी पृथ्वी जल्दी गर्म हो रही है, तो यहाँ पर कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये दृष्टिगोचर हो रहा है कि यह जो डेटा हमें दिया है, इस छोटे से डायग्राम में जो बताने का प्रयास किया गया है, ये स्थिति किसकी है? गर्मियों की है। एग्जाम में ऐसे देके पूछ लिया जाता है हमारे सिविल्स की परीक्षाओं में। ये किसको दृष्टिगोचर कर रहा है? गर्मियों को। अब आप इसको आराम से बता दो। ये सब सर्दियों के बारे में। सर्दियों में ये धरातल पर बैठा है, और यहाँ पर क्या तापमान आ रहा है आपके? ये आ रहा है, सपोज करो आपके 19 आ रहा है, और जल पर कितना आ रहा है आपके? 22 डिग्री आ रहा है। 25 भी हो सकता है, ये आपको प्रतीकात्मक रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। 19 डिग्री मतलब आपने देखा तो सर्दियों में क्या होता है, जल क्या है, जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन धरातल जल्दी ठंडा भी हो जाता है सर्दियों में। समझ गए ना? तो ये जो वेरिएशन किस मौसम में आपको देखने को मिलेगा? ये जो रेखाएं, यदि धरातल पर तापमान कम है और जल में तापमान अधिक है, इट मींस ये डिनोट कर रहा है सर्दियों के मौसम के बारे में। किसको डिनोट कर रहा है? सर्दियों के मौसम के बारे में। चले साहब आगे चलें। अब एक छोटा सा काम और करना मेरे दोस्तों, ये जुलाई महीना है, इस जुलाई महीने में प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बताइए। यह जो रेखा है काले रंग की, ये प्रेशर के बारे में बता रही है, और ये है जो लाइट रेखा है, ये आपके टेम्परेचर के बारे में बता रही है। और ये रेखाएं कौन सी हैं आपकी? वही आइजोबार और आइजोथर्म है। अब देखो, ये जो रेखा जा रही है, सपोज करो ये किसकी है? आइजोबार्स की। ठीक है।
मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है इस स्थान पर, वहीं पर आपको यहाँ प्रेशर मिलेगा, यहाँ प्रेशर मिलेगा, यहाँ प्रेशर मिलेगा। मतलब चंडीगढ़ में जो प्रेशर है वो यहाँ पर हमारे राजस्थान में, अगर जयपुर है तो जयपुर में भी दोनों में प्रेशर समान मिलेगा। ये किसको डिनोट कर रहा है? ये आइसोबार्स को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? आइसोबार्स को डिनोट कर रहा है। चलो तापमान की बात करते हैं, ये जुलाई महीने की बात है। और आप देखो 995 बार, क्या 995 बार। आप देखो यहाँ पर, आप ये 1008, 1010, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखो 996, जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, हमें क्या मिल रहा है? लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये क्यों है? आप सभी जानते हो, गर्मी पड़ रही है। और गर्मी में हम जानते हैं कि इस एरिया में, हमारे नॉर्थ इंडिया में जोरदार गर्मी पड़ती है, और इसी गर्मी की वजह से क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम क्यों हो जाता है? जो भैया वायु है गर्मी की वजह से हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं? चलो, और देखो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रेशर मिल रहा है इस एरिया में भी। ये एरिया जहां जहां ये रेखा जा रही है, क्यों मिल रहा है? यहाँ पर ये पहाड़ी एरिया है, ठंड रहती है, तो यहाँ पर आपको प्रेशर ज्यादा मिलेगा। ये नॉर्थ, देखो अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, यह जो एरिया है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, जुलाई में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? जुलाई में यहाँ पे हमें प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। बनस्पत इस एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है? प्रेशर कम देखने को मिल रहा है। ये किसको डिनोट कर रही है? आइसोबार्स की जो रेखाएं ये डिनोट करती है। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट हमारा प्रेशर की जो बार्स है आइसोबार्स, उनको देखने से भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर? अब एक बार इसको पुनः इस डायग्राम को देख लो। आपने वो डायग्राम देखा भारत का? अब एक बार इसको देखें। देखो मेरे दोस्तों, यदि मैं गर्मियों की बात करूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? महाद्वीप है, और यहाँ पर क्या है साहब? महासागर। अब देखो, चूंकि गर्मियों में तापमान धरातल में ज्यादा होता है, तो हम क्या देखते हैं? एक लाइन लिखाता हूं मैं, आपको उसको लिखना। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। गर्मियों में महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर यह जो समताप रेखाएं हैं, यह समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की ओर, जबकि सर्दियों में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। और सर्दियों में कहाँ मुड़ जाती हैं? ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला? गर्मियों में यह जो समताप रेखाएं हैं, महाद्वीपों से महासागर की ओर, यह समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की ओर, जबकि सर्दियों में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सोच रहे होंगे साहब, हीट बजट से पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने के जरूरी है? बहुत जरूरी है। सामान्यतः हीट बजट सीधे आपको बुद्धि में उंडेल दिया जाता है, जो ठीक नहीं। बिना इन कॉन्सेप्ट को समझे पृथ्वी का ऊष्मा बजट समझना निहायत ही बेवकूफी वाला कार्य है। देखो, अब एक चीज और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी को सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक ऊष्मा दिन में किस समय मिलेगी, तो आप मुझसे कहेंगे देखो साहब 12 बजे सूरज जी बिल्कुल सर के ऊपर होते हैं, तो उस समय हमें क्या मिलेगी? सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होगी। लेकिन क्या 12 बजे आपको उतनी ही गर्मी भी लगती है क्या? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? वो कारण समझो। देखो, तुरंत ही 12 बजे अगर हमारे यहाँ पर ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है, तो तुरंत ही गर्म हो नहीं जाती। अब पृथ्वी पर तापमान कैसे कैसे बराबर रूप से फैलता है या कैसे गर्म होता है, वो समझो। 3 कारणों से होता है। यदि आपकी प्रश्न आ जाए पृथ्वी पर जो तापमान है वो किन कारणों से चारों ओर विस्तृत रूप से या फैलता है, तो कैसे बताओगे? 3 कारण। एक तो संचलन, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा विकिरण, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। तीसरा संवहन, जिसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। संचलन क्या है? देखो, हमारे यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक करके गर्म होने लगते हैं, फिर धीरे 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 आगे तक की चीज गर्म हो जाती है। कैसे? जैसे लोहे की छड़ है,
यहाँ आपने आग लगा दी, तो क्या करेंगे, आग तो लगाई आपने इस एरिया में, लेकिन यहाँ भी आपका लोहा गर्म हो जाएगा। ये कैसे गर्म हो गया, इसमें जो भैया फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक एक करके गर्म होते गए, और ये ऊष्मा से यहाँ तक प्रवाहित होने से पूरी लोहे की छड़ आपकी गर्म। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर एक एक कण जो होते हैं पृथ्वी पे वो गर्म होते जाते हैं, धीरे 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 पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। तो एक कारण तो हो गया आपका कंडक्शन, जिसको बोलते हैं संचलन। दूसरा विकिरण। विकिरण क्या होता है, जैसे कि कांच में कोई आप रेज डालते हो वापस लौट के आती है ना, इसी प्रकार से लौटती है, तो उसकी वजह से भी इसी प्रकार से सूरज की किरण भी आगे वापस जब विकिरित होती है तो वो जो ऊष्मा से भी आसपास के एरिया में गर्म हो जाता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट एक है संवहन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है सब वायु के द्वारा, जो हवा चलती है ये क्या करती है, हवा चलती है तो इसको क्या कर देती है, आपको संवहन के माध्यम से हवा धीरे 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 यहाँ गर्म हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे गए तो उसको भी गर्म करती जाती है, उस एरिया को भी धीरे धीरे गर्म करती जाती है। तो हवा भी क्या करती है, इस प्रोसेस में अपना योगदान देती है। तो ये तीनों योगदान ध्यान रखना। हमारे शहर में यदि तापमान बढ़ता है तो उसमें ये तीनों योगदान काम करते हैं। ये कौन कौन से तीन योगदान है साहब, एक संचलन का योगदान, एक विकिरण का योगदान, एक कन्वेक्शन का योगदान, कंडक्शन, रेडिएशन एंड संवहन। क्लियर। और वायुमंडल में इन्हीं तीनों के कारण वायुमंडल का जो तापमान है हमें 12 बजे नहीं लगता, चूंकि यह जो प्रक्रिया है कंडक्शन की, रेडिएशन की, संवहन की, यह प्रक्रिया करते 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 3 बज जाती है, तब जाके उसको पूर्ण रूप से तापमान को इंक्रीज कर देती है जो पृथ्वी पर आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास असर्शन रीजनिंग में प्रश्न आ जाए तो 12 बजे हाँ हमें सर्वाधिक ऊर्जा तो प्राप्त हो रही है, ऊष्मा तो प्राप्त हो रही है, लेकिन पृथ्वी पर वह ऊष्मा का रिफ्लेक्शन आपको कितनी देर बाद मिलेगा, लगभग 2.5-3 घंटे बाद मिलेगा। तो आप देखेंगे 3 बजे 2.5-3 बजे आपको जबरदस्त गर्मी में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये अनुभव 3 बजे हमें क्यों हो रहा है इस तापमान का, क्योंकि संचलन में, विकिरण में और संवहन होने में समय लगता है। क्लियर। इसीलिए मेरे दोस्तों यदि मैं दिन की बात करूं तो 2 से 4 के बीच में आपको सर्वाधिक गर्मी लगेगी, और सर्दियों में प्रातःकाल 3 से 4 के मध्य आपको सर्वाधिक सर्दी लगेगी। कारण समझ में आ गए। और यही कारण है मेरे दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध जहां हम रहते हैं, जो हमारा सबसे गर्म महीना होता है वह कौन सा होता है, जुलाई का, और सबसे जो ठंडा महीना होता है वह होता है जनवरी का। समझ गए। अब आगे से हम बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें भी एक दो वर्डों को समझ लो फिर आगे चलेंगे। अल्बीडो, बड़ा प्यारा वर्ड है ना, अल्बीडो। किसी मस्खरे का नाम रख सकते हैं, ओ अल्बीडो, इधर आ, पिक्चरों में रखते हैं ना, ऐसे ही अल्बीडो है। लेकिन हमारे ज्योग्राफी में इस अल्बीडो का एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन, सूर्याभिताप, इंसोलेशन। सूर्याभिताप से मेरा तात्पर्य भैया जो सूर्य भगवान से ताप हमारे पृथ्वी पर आ रहा है उसकी बात हो। यह जो सूर्याभिताप है उसका जो भाग पृथ्वी द्वारा बिना यूज किए वापस दे दिया जाता है कि भैया सूरज दे, जो आपने मुझे दिया मैंने इसको बिना यूज किए आपको वापस दे दिया ईमानदारी से। तो यह जो तापमान का हेर फेर आप देख रहे हो कि साहब मैंने जो यूज नहीं किया आपको वापस दे दिया। 4 लड्डू भेजे थे, 2 लड्डू खा लिए, 2 लड्डू मैंने नहीं खाए, ये 2 लड्डू वापस आपको दे दिए। तात्पर्य यह है कि सूर्याभिताप का वह भाग जो पृथ्वी द्वारा बिना किसी उपयोग के लिए उन्हें अंतरिक्ष को लौटा दिया जाता है, तो वह आपका अल्बीडो कहलाता है। क्लियर। उन्हें बोलता हूं सूर्याभिताप का वह भाग जो पृथ्वी द्वारा बिना किसी उपयोग के लिए पुनः अंतरिक्ष को लौटा दिया जाता है, वह अल्बीडो कहलाता है। अब हमारे पृथ्वी ऐसा कितना लड्डू बिना खाए वापस लौटा देता है, या बिना, यूं बोल लीजिए कितना जो सूर्य से हमें ताप मिल रहा है बिना यूज में लिए वापस लौटा देता है एक क्षण में बिना सोचे हुए, वह है साहब 35%। इसको याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। पृथ्वी का एल्बिडो 35% है, 30 से 35% है। आप 35% ध्यान रख लीजिएगा, प्लस माइनस 1-2 करके ऑप्शन में आ जाए तो उसको टिक करना। और इसी सूर्याभिताप का 51% ही धरातल तक पहुंचता है, ये भी हम देखेंगे, एक डायग्राम में देखेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है
ये हमारे सूर्य देव हैं, और इन सूर्य देव की वजह से हमारी सृष्टि चल रही है। इन्होंने साहब ये तापमान, ये अपने सूरज जी की किरणें मतलब सूर्यावी ताप भारत मतलब हमारी पृथ्वी पर भेजा। ठीक है, और पृथ्वी पर भेजा तो हमारे पास कितना प्रतिशत ही पहुंचता है, धरातल पर 51% ये ताप पहुंचता है। बाकी 35% तो हम क्या करते हैं, सीधे वापस हमारी पृथ्वी लौटा देती है। पृथ्वी माँ क्या करती है, बिना किसी जो काम में नहीं लिया उसको वापस लौटा देती है। अल्बिडो समझ गए? अब समझते हैं इसको, अल्बिडो को भी समझ लेंगे इस डायग्राम के माध्यम से, और सारी छोटी छोटी चीजें समझ लेंगे। बड़ा सरल है ये, आई थिंक छठी या सातवीं की पुस्तक से मैंने शायद लिया था ये, 2-3 वर्ष पहले लिया था, लेकिन मुझे बड़ा सटीक सा लगता है ये, सिंपल एंड सोबर। पृथ्वी का ऊष्मा बजट समझने के लिए मुझे डायग्राम लगता है समझना। ये है सब हमारे प्यारे सूरज जी। अब इसको आप 100 इकाई भी मान सकते हो, कहीं कहीं आपको ये प्रतिशत में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये प्रतिशत पे भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इकाई के रूप में भी देखने को मिलेगा। हम इसको इकाई मान लेते हैं, मतलब कि इसको यूनिट मान लेते हैं कि सूरज जी ने हमें 100 यूनिट टॉफी भेजी, या 100 यूनिट हमें 100 सूरज की विकिरण भेजी, कितनी हमने काम में ली, कितनी हमने वापस लौटा दी, यही क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। देखो ये सब हमारे पास विकिरण आई, ठीक है, और मैंने आपको कितना बताया था एल्बिडो, 35% बताया था, या 35 यूनिट बताया था। जैसे ही ये हमारे भैया वायुमंडल में प्रवेश करता है सौरिक विकिरण, तो ये जो हमारे बादल होते हैं ना, इसके ऊपर भी आइस होती है ना, ऐसी परत होती है जो क्या करती है, सीधे ही इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। और कितना यूनिट रिफ्लेक्ट कर देती है, 27 इकाई, 27% या 27 यूनिट तो क्या करती है, सीधे ही रिफ्लेक्ट कर देती है। क्लियर? साथ ही साथ क्या है, और 6% रेडिएशन मतलब विकिरण हो जाती है, 6 इकाई, ये किसके माध्यम से होती है, धूल कणों के माध्यम से होती है। तो सिंपल रखो, आप सभी जानते हो, हमने लास्ट चैप्टर में जब वायुमंडल की संरचना और संगठन पढ़ा था, हमने क्या देखा था, वायुमंडल में धूल कण भी होते हैं, जलवाष्प भी होती हैं, गैसें भी होती हैं। तो हमने एक तो हमने देखा बादलों से सीधे विकिरित हो गया, परावर्तित कर दिया, माफ करना, और धूल कणों से कितना रेडिएट हो गया, विकिरण हो गया, 6 यूनिट हो गया। हमारे वायुमंडल में धूल कण भी तो ऊपर घूमते रहते हैं, तो ये क्या करते थे, ये भी डायरेक्ट रेडिएट कर देते हैं, विकिरित कर देते हैं, आए और सीधे विकिरित कर दी, रेडिएशन कर दिया। कितना कर दिया, 6 इकाई कर दिया। और जैसे ही कुछ कुछ करके धरातल पर पहुंचती, तो धरातल पर दोस्तों जहां पर हमारे बर्फ आच्छादित क्षेत्र है, ठीक है, वहां से भी बिना किसी कोई लिए दिए 2% तो और वापस कर देती है। क्या, धरातल से परावर्तित जो है ये हिम आच्छादित क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है, सीधे आया और 2% तो बिना किसी यूज के वापस भेज दिया। तो ये हमारा 2 + 27 + 6 मतलब क्या हो गया, 6 × 2 = 8 और 27 35 हो गया ना। 35% या 35 यूनिट जो है, सीधे हमने बिना कुछ यूज में लिए, मतलब जो लड्डू हमें भेजा था सूरज जी ने, 100 लड्डू भेजे थे, उसमें 35 लड्डू हमने बिना हाथ लगाए टच किए सीधे दे दिए, साहब ये संभालो। 35% वापिस हमने सूरज जी को सौर विकिरण वापिस कर दिया। अब हमारे पास अब कितना बचा, हमारे पास 65 यूनिट बची। ठीक है, अब 65 यूनिट से जैसे जैसे ये विकिरण हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, तो उसमें वायुमंडल भी क्या कर लेता है, इसका अवशोषण कर लेता है। जलवाष्प भी होती हैं, गैसें भी होती हैं, ये क्या करती है, इसको एब्जॉर्व कर लेती है। और कितने यूनिट एब्जॉर्व कर लिया, 14 इकाई एब्जॉर्व कर लिया। तो जो पृथ्वी पर हम यहाँ खड़े थे, तो पृथ्वी पर आप और हम सब यहाँ खड़े खड़े बातचीत कर रहे थे, तो हमें कितना मिला, हमें 51 यूनिट मिली। हमें कितनी यूनिट मिली, सब हमें 51 यूनिट सौरिक विकिरण प्राप्त। क्लियर? अब इस 51 का खेल देखो। अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि बताइए धरातल पर कितना सौरिक विकिरण प्राप्त होता है सूरज जी से, तो कितना होता है, 51% होता है। क्लियर? यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए प्रश्न, यह बताइए पृथ्वी द्वारा बिना किसी उपयोग के सूर्यावी ताप को वापस लौटा दिया जाता है, तो सूर्यावी ताप को कितना है, 35% या 35 यूनिट है। स्पष्ट है, दो प्रश्न बन गए हमारे। चलिए, एक प्रश्न आपका ये बन सकता है कि एल्बिडो के बाद शेष इकाई ताप जो वायुमंडल में आता है वह कितना आता है, 65 यूनिट आता है।
एक बार आप ये कैलकुलेशन समझ गए ना, उसके बाद वो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले आप उसका जवाब दे दो। अब हम धरातल पर जो हमें प्राप्त हुआ है सूर्याभिताप उसके बारे में देखते 19%, 9% और 23%, या इसको यूनिट भी कर सकते हो। कितना हो गया साहब, ये 9 दूनी 18 और ये हो गया साहब 21, मतलब 51। 51 यूनिट या 51% हमारे धरातल पर ये है। मैंने इसका बाइफिकेशन आपको बताया है। अब यूज देखो आप, पहले हम 19% देखते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो सूरज जी का ताप आया, अब हम जानते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर जल क्षेत्र कितना है, 71% जल क्षेत्र है पृथ्वी पर। वह क्या करता है, इसको एब्जॉर्व करता है हीट को। नदी नाले हैं, एब्जॉर्व करके क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण की। उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया में हम इस ऊष्मा का उपयोग कर लेते हैं, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया भी होगी। संघनन क्या होता है, ये जो वाष्प बनती है पुनः पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, इसको संघनन प्रक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या किया, 19% तो यहाँ पर यूज कर लिया, या 19 यूनिट तो हमने वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया के लिए यूज में ले लिया। और 9% संवहक क्रिया और जो विक्षोभ आते हैं हमारी पृथ्वी पर, उसमें काम में आ जाता है साहब। क्लियर। अब बचा साहब 23%। 23% में क्या होता है, मैं इस 23% को आपको यहाँ पर मेंशन कर देता 23% क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे धरातल पर विकिरण आया सूर्याभिताप, ये 23% पुनः अंतरिक्ष को विकिरित हो जाता है। ध्यान देना, मेरे शब्दों को पकड़ते हुए चलना। 23% कहाँ विकिरित हो गया, धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरित हो जाता है। समझते जाना। और जब पुनः ये विकिरित होता है तो इसमें से 6% जो है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब 23 में से वापस जो लौट के जा रही थी, अंतरिक्ष में विकिरित हो रही थी, तो हमने 6% तो क्या किया, वायुमंडल में अवशोषित कर ली। तो बचा कितना, 17% बचा, जो क्या कहाँ चले गई साहब, अंतरिक्ष में चले गई, पूरी विकिरित हो गई। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर अल्बिडो तो आपने 35% बताया था, ये 17% भी तो जा रहा है। देखो वो तो था बिना यूज में आए हुए, ठीक है ना। ये क्या है, एक बार पृथ्वी पर आया, इसमें से यूज हुआ, फिर जो बच गया वो चले गया। मतलब लड्डू आया एक, आधा लड्डू खा लिया और आधा लड्डू आपने वापस दे दिया, ये वो वाली स्थिति है। 17% अंतरिक्ष में चले गया। क्लियर। अब देखो साहब, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एग्जैक्टली कितना हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर जो सूरज जी ने सूर्याभिताप भेजा था कितना काम में आया। देखो 19% तो ये हमने काम में ले लिया, 9% हमने ये काम में ले लिया, 6% हमने ये काम में ले लिया। क्लियर। और ये 14 इकाई थी, हमने ये काम में ले ली। जोड़े इनको, 14 और 6 20, 20 और 10 30, 30 और 18 48। इंपॉर्टेंट, मतलब कि 48 यूनिट, या मैं कहूं कि 48% मैंने पृथ्वी पर सूर्याभिताप का काम में लिया। बजट बना रहे हैं ना, तो सब हमारे को कितना आय हुई, हमें आय हुई 48 की। जो सूरज जी ने 100 यूनिट भेजी थी, उसमें से 48 यूनिट हमने क्या ले ली, काम में ले ली, और बाकी हमने क्या करी, वापस हमने दे दी साहब। ठीक है। इसको निर्गमित किरणें और कर लेना। हाँ? निर्गमित किरणें वापस जा रही है ना किरणें। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैं आपसे दो चीजें और एक बार पुनः डिस्कस कर लूं। यह जो किरणें आती है ना, ये तो कैसी आती है, लघु सौरिक किरणें आती है। हमने देखा था ना लास्ट चैप्टर में, वायुमंडल के संगठन संरचना में भी देखा था। ये तो आती है लघु सौरिक किरणें, जब पृथ्वी से टकराकर वापस जाती हैं तो कैसी हो जाती हैं, दीर्घ आपतित किरणें जाती हैं। ठीक है। क्या होती हैं, यह दीर्घ आपतित किरणें हो जाती है, या दीर्घ पार्थिव किरणें। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये तो लघु सौरिक किरणें थी, जब पृथ्वी पर पड़ी उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गई, आपके दीर्घ पार्थिव किरणें में हो गई।
अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि साहब देखो, दीर्घ पार्थिव किरणें और लघु किरणों में आपने हमें बताया था कि लघु किरणों का मतलब हो गया पतली सुई जो कपड़े में आसानी से घुस जाती है, और दीर्घ पार्थिव किरणों से तात्पर्य आपने बताया था मोटी सुई जो कपड़े में नहीं घुसती है, मतलब कि जो वायुमंडल को पार करके नहीं जाती है। तो साहब ये दीर्घ पार्थिव किरणों में आप बता रहे हैं 17% तो वापस अंतरिक्ष में चले गई। तो क्या ये दीर्घ पार्थिव किरणें इतनी मजबूत, इतनी इनमें इतनी ऊर्जा और इतनी गति, इतनी भेदन क्षमता होती है कि जो पार करके वापस ये आसमान में चले जाती हैं, मतलब अंतरिक्ष में चले जाती हैं? देखो दोस्तों, अब समझो इसमें एक बात। देखो साहब, ये अपनी प्यारी पृथ्वी, अभी जो मैंने बोला 17% अंतरिक्ष में वापस चल जाता है, कौन सी? दीर्घ पार्थिव किरणें भी। देखो, आप सभी जानते हो हमारे पृथ्वी पर जहां जहां डस्ट, जहां जहां आपके जलवाष्प और जहां जहां गैसों की कमी होगी, वहां पर एक खिड़की बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन विंडो। क्या बोलते हैं? रेडिएशन विंडो। मतलब कि खिड़की बन गई जहां से बच्चे कूद काद के स्कूल से बंक मार लिया करते थे ना, ये वही खिड़की है। यहाँ से ये जो दीर्घ आपकी पार्थिव किरणें निकल जाती है। अब समझो ऐसी जगह कौन कौन सी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसी जगह कौन सी होगी जहाँ पे जलवाष्प कम मिले, गैस कम मिले, धूल कण कम मिले। ये तीनों तो ट्रैप कर लेते हैं ना, वापस जाती है तो जलवाष्प इनको अवशोषित कर लेती है। अगर जलवाष्प ही नहीं होगी, यदि वहां पे धूल कण ही नहीं होंगे, वहां पर गैसें ही नहीं होंगी, तो क्या होगा? तो यही होगा कि साहब आसानी से वापस जा रही है आपकी दीर्घ पार्थिव किरणें। अब ऐसी स्थिति कहाँ पर निकल के आती? एक तो हमारे ऊपर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर क्या रहती है? बहुत ठंड पड़ती है। और इतनी ठंड पड़ती है भैया, एक तो यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता, यहाँ पर जल वाष्प नहीं होता, तो धूल के कण तो कहाँ से उड़ेंगे भैया? यहाँ पर जब मिट्टी नहीं है, तो ये तीनों यहाँ पर एक मुफीद एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, एक विंडो बना देती है, जहां से क्या होता है, आसानी से ये वापस विकिरण ऊपर चल जाती है। इसी को हम बोलते हैं एक विंडो। तो ये हो गई कौन सी? आपके ध्रुवीय प्रदेश। क्लियर? दूसरा सोचो और क्या हो सकता है, कहाँ पर डस्ट कम होगी, कहाँ पर जलवाष्प कम होगी, कहाँ पर आपके गैसें कम होंगी? अरे साहब, पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते हो, बड़ी बड़ी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते हो, तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। वेजिटेशन तो वैसे ही नहीं मिलता वहां पे, ऑक्सीजन कम होती है, तो वहां पर भी क्या होगा? विकिरण सर्वाधिक होगा। और वहां पर भी हमें क्या मिल जाएगी? एक रेडिएशन विंडो मिल जाएगी, एक खिड़की मिल जाएगी, जिससे वापस ये दीर्घ पार्थिव किरणें हैं, जो सूर्य की जो पार्थिव किरणें पृथ्वी से वापस लौट रही हैं, ये उस खिड़की से वापस चोर रास्ते से ऊपर निकल जाएगी। क्लियर? तीसरा और भी एक स्थान हो सकता है हमारे राजस्थान में। जैसे आप बात करो डेजर्ट एरिया जो है, इस डेजर्ट एरिया में भी हमारे साथ विंडो होती है। अब आप कहेंगे साहब धूल तो यहाँ है, यहाँ तो बहुत रेत है, फिर आप कैसे बात कर रहे हो? रात के समय में मेरे दोस्तों, रात्रि काल में क्या होता है, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान के जो रेत वाले टीले हैं, वहां पर जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, सूखा रहता है एनवायरमेंट, तो जलवाष्प तो होती नहीं है ट्रैप करने के लिए। और रात्रि में क्या होता है, धूल भरी आंधियां भी नहीं चलती है ठंडे होने की वजह से, और उसके कारण भी यहाँ पर एक विंडो बन जाती है। और इस रेडिएशन विंडो, मतलब इस चोर खिड़की से वापस ये दीर्घ पार्थिव करने निकल के अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। क्लियर? कोई संकट? चल, बहुत बढ़िया। अब संकट तो तुम बताते नहीं हो। हाँ, मात्र कुछ बच्चों की नोट्स आते रहते हैं रेगुलर के साथ, देखो नोट्स बना रहे हैं, चेक कर लो चेक कर लो, बाकी तो सोए हुए हो। उन्हें एक बार रिवाइज कर लो इसको। 100 यूनिट आई पृथ्वी पर, 6 यूनिट, 27 यूनिट और 2 यूनिट, मतलब कि जो 35 यूनिट क्या है, सीधे बिना किसी काम लिए हुए हमने सूर्याभिताप का वह हिस्सा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अल्बिडो भी कहलाता है, 35। अब ये 35 अल्बिडो चलेगी, इसमें हमने देखा कि कितनी बची? 65 हमारे पास बची। अब ये जैसे जैसे हमारे पृथ्वी पर पहुंचने लगी, तो वायुमंडल ने क्या किया? 14 इकाई इसमें से अवशोषित कर ली। देखो दोस्तों, एक बार क्या था, कक्षा में एक बालक से मैंने कहा कि भाई इसको एक्सप्लेन करके और बताओ सबको। उसने एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन किया तो उसने क्या उदाहरण लिया, ये 14 इकाई थी जो अवशोषण हो रहा है ना, जो काम में आ रहा है। तो उसने कहा कि साहब देखो, सूरज जी से आया, जैसे कि हमारे भारत में राजीव गांधी ने एक बार कहा था
कि साहब मैं 100 रुपये चलाता हूँ या 1 टका चलाता हूँ और पहुंचते पहुंचते वो कितना बच जाता है, 1 रुपये घिसता घिसता 10 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 90 पैसे क्या होती है, घूसखोरी में खत्म हो जाती है। तो उन्होंने इस प्रकार का उदाहरण लिया कि साहब 100 यूनिट आई, 100 रुपये में से 14 रुपये वायुमंडल ने रिश्वत खा ली। देखो एक बात ध्यान रखो दोस्तों, जिस सेवा में तुम जा रहे हो ना, उसमें तुम्हारे कुछ नैतिक दायित्व और तुम्हारे मानसिक रूप से तुम कितने परिपक्व हो, इसको भी तुम्हें प्रेजेंट करना होता है। तो उस बालक ने ये दिया तो सही, सामान्यतः वो जिस परिवेश में रहते हैं हम सब वहां पर इसी प्रकार के हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, उसकी गलती नहीं थी। लेकिन देखो ये ठीक नहीं है एग्जाम्पल, है ना, इस प्रकार के एग्जाम्पल यदि कहीं सुनते हैं पढ़ते हैं तो कोई टीचर भी अगर इस प्रकार से बताए तो वो ठीक नहीं है, मतलब कि उनके दिमाग में गलत नैतिक दायित्व घुसे पड़े हैं। तो आप कभी भी अब इसको किसी बालक को समझाओ तो इस प्रकार से मत बोलना कि साहब इतने 100 यूनिट आई, 14 यूनिट उसको घूस दे दी, ठीक है ना, बिना घूस लिए 35% वापस दे दिए, ये ठीक प्रकृति नहीं है। कुछ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होनी चाहिए और तुम बच्चों की भी होनी चाहिए कि तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में तुम तो थोड़े से अलग बनो, औरों से करने दो, और सब ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो इस सेवा में आओगे ना तो 100 में से 99% लोग आपको घूस खाने वाले मिलेंगे। उनका नाम वाम तो क्या होगा, बस वो ऐसी नौकरी कर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन तुम्हें अगर अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है, सबसे अलग दिखना है, तुम 1% में आना चाहते हो, तो इस प्रकार की मेंटेलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एथिक्स की छोटी सी बात बता दी। आगे वायुमंडल से कितना अवशोषण हो गया साहब, 14 इकाई हो गया। आगे हम चले तो हमारी पृथ्वी पर कितना बचा, 51 यूनिट बची। 51 यूनिट में से हमने देखा कि 23% जो थी वो डायरेक्ट कहां पर, अंतरिक्ष में विकिरित हो गई, और 23% जो अंतरिक्ष में विकिरित हो गई उसमें से 17% क्या हुआ, अंतरिक्ष में गई, बाकी 6% वायुमंडल में अवशोषित हो गई। और ये अवशोषित कौन सी हुई थी, निर्गमित किरणें हुई थी, ध्यान रखना, निर्गमित किरणें हुई थी। देखो ये जो अवशोषण हुआ था ना 14 इकाई, ये तो कौन सी थी, आपकी जो किरणें थी, आपतित किरणें थी, मतलब जो आ रही थी। और ये कौन सी किरणें है, निर्गमित किरणें जो वापस जा रही है। ये तो किरणें आ रही थी वो अवशोषित हुई थी, और ये वह किरणें जो वापस जा रही है, क्या ये वह किरणें जो वापस जा रही है, निर्गमित किरणें है। हमने क्या देखा कि इन 51 में से 23 यूनिट हमने सीधे सीधे जो अंतरिक्ष में विकिरित हो रही थी, उसमें 6% हमने क्या कर ली, अवशोषित कर ली। ये 6% अलग है और ये 14 इकाई अलग है, या ये 6 इकाई अलग है, ये 14 इकाई अलग है। इनमें क्या डिफरेंस है, ये तो आपतित है, मतलब आ रही थी किरणें, उनका अवशोषण हुआ, और ये 6% वह है निर्गमित या परावर्तित, ये वह किरणें हैं जो जा रही थी, वापस जा रही थी। क्लियर। 19 यूनिट क्या है, या 19% जो हमने काम में लिया सूर्याभिताप का, ये लिया भैया वाष्पीकरण में, संघनन में, वर्षा होना, जल का परिवर्तित होना, ये सारी चीजें हमने 19% जो सूर्य का ताप काम में लिया। 9% संवहक विक्षोभ इसके अंतर्गत काम में आया, तो ये कितना हो गया साहब, 51 यूनिट हो गया। अब यदि हम एग्जैक्टली देखें कि भैया हमने काम कितना लिया, देखो 51 यूनिट तो ये था, लेकिन हमने देखा कि भैया 17 में से भी हमने 6% काम में ले लिया था, ठीक है ना, 17 में से भी 6% वायु में अवशोषित कर लिया था, और ये 14 इकाई भी यहाँ पर वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर दी गई थी। तो हमने कुल गणित लगाया कि साहब 17% वापिस, 17% वापिस चले गई, ठीक है दोस्तों, और आपके 35% वापिस चले गई, ठीक है ना, मतलब कि 17 और 35 का मतलब हो गया आपके 52% वापिस चली गई। और पृथ्वी पर कितने प्रतिशत हमने काम में ले लिया, 48% या 48 यूनिट हमने काम में ले लिया। क्लियर। लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण, ये आप लोगों ने समझ लिया। देखो कहीं कहीं स्कूल बुक्स में ये भी देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसमें मत जाना आप इसी से अभ्यास करना। अब आपको क्या करना, ऐसा ही एक डायग्राम बनाना, क्या ऐसा ही एक डायग्राम बनाना, मैं आपके लिए एक अभ्यास के लिए डायग्राम बनवा देता हूं। देखो ऐसे बनाना, 100 यूनिट है, ये आई साहब, इसमें से आपने देखा 35% हमने क्या पढ़ा था, अल्बिडो, और अल्बिडो में हमने तीन चीज देखी थी, 27% या 27 यूनिट, 6% या 6 यूनिट, और 2 यूनिट। 27 बादलों द्वारा परावर्तन हो गया था, 6% धूल कणों द्वारा
प्रकीर्णन, ध्यान रखना, स्कैटर्ड हो गई, फैल गई थी। और 2% धरातल के हिम आच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तन हो गया था। ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करना। 35 चली गई, कितना बचा? 65% बचा। और 65% में से भी मेरे दोस्तों आप सभी जानते हो 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर दिया गया, और ये 14% या 14 यूनिट कौन सी है? आपतित किरणें। कितना बचा? 51% बचा। और 51% की यदि मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं 23%, 9%, सॉरी 19% और 9%। ये हमने एक और चीज देखी थी, 23% अंतरिक्ष में विकिरित हो गई थी, जिसमें से 6% तो क्या था, 17 और 6 23, हाँ 6% तो क्या था भैया, वायुमंडल में अवशोषित हो गई थी, निर्गमित किरणें। और 17% आपकी कहाँ चले गई थी? अंतरिक्ष में चले गई थी। 19% वाष्पीकरण और संघनन में काम आ गया था। 9% आपके विक्षोभ और संवहक क्रिया में काम आ गया। क्लियर? इस प्रकार से आप एक प्रैक्टिस अपना करना, एक पेज पर बना के 1-2 बार इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। और जो ये लेक्चर है इसको 1-2 बार देख लोगे ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं चलते चलते। तो हमने देखा पृथ्वी का अल्बिडो कितना है, 30 से 35% है। अब देखो एक बार यूपीएससी में एक प्रश्न आया तो प्रश्न समझने का प्रयास करना। उन्होंने दिया था 75 से 95%। ऑप्शन दिया था ऐसे, ए नवपात हिम से आच्छादित क्षेत्र, बी था 20 से 30% बालू क्षेत्र, सी ऑप्शन था 30 से 15 धान युक्त क्षेत्र। देखो मतलब 90% तो यही था जैसा मैं लिख रहा हूँ, पर इसमें फिर भी कोई फेरबदल हो, पर यही था मोटा मोटा। 10 से 20% एल्बिडो प्रेरीज वाला क्षेत्र, जो बड़ी बड़ी घासें है ना वो प्रेरीज वाला क्षेत्र। अब प्रश्न ये आया था इसमें, बताओ इसको सीक्वेंस में बैठाना था कि सबसे ज्यादा अल्बिडो जो होगा, मतलब सूर्य का जो परावर्तन होगा सीधे, वो कहाँ से होगा, मतलब इसको सीक्वेंस में बैठाना था। बच्चे ना कई बार गलती क्या कर देते हैं कि हमने जो हीट बजट का डायग्राम समझा था उसमें 2% हमने लिखा था हिम आच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तन। अरे भैया जो हिम आच्छादित क्षेत्र और जो परावर्तन 2% तो है, लेकिन वो पूरा 100 का 100% कर रहा है। मतलब जो जितना चमकदार, जितना चमकीला, जितना प्लेन एरिया होगा वो उतना ही क्या करेगा, परावर्तन भी करेगा। हिमालय चोटी पर जब माउंटेनियर चढ़ते हैं तो क्या करते हैं भैया, वो एक चश्मा लगा के रखते हैं आंखों में। हिमालय की चोटी पे अगर आपने चश्मा यकायक खोल लिया तो आप अंधे हो जाओगे उसकी चमक से। जो परावर्तन हो रहा है ना सूरज की, सूर्याभी ताप का, उससे आप अंधे हो सकते हो। अंधे हो ही जाते हैं, इनफैक्ट आंखें चल जाती है, रोशनी का कम हो जाती है। तो आपको बोलते हैं हमेशा चश्मा लगा के रखो, मतलब कि उनका परावर्तन ज्यादा होता है। तो इसमें गलती बालकों ने क्या कर दी थी, जो 75 से 95% नवपात हिम के आच्छादित क्षेत्र है, एग्जाम में क्या होता है हमारी बुद्धि स्टक सी होने लग जाती है। तो उन्होंने वो 2% याद रह गया कि भैया 2% क्षेत्रीय तो ये तो नहीं होगा, इस प्रकार से गलत कराए थे। लेकिन भैया ये जो सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा एल्बिडो होगा नवपात हिम से आच्छादित क्षेत्र का, उसके बाद एल्बिडो होगा बालू क्षेत्र का, उसके बाद होगा धान के क्षेत्र का, लास्ट में होगा प्रेरीज का। तो ये जैसे सपोज करो इनको सीक्वेंस में लगाना था कि बताओ घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा कहाँ पर एल्बिडो होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं, आप तैयार रहिएगा। चलिए, हमने एक बड़ा ही प्यारा चैप्टर निपटा लिया है। अब ये जब आप नोट्स बना लो, जब आप ये नोट्स बना लो तो एक लाइन लिख लेना नीचे जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। क्या लिखोगे? आप लिखना पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त
पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त ताप तथा उस ताप की ह्रास के संतुलन को ऊष्मा बजट कहते हैं। क्या लिखोगे? यदि आपसे पूछ दिया जाए बता हीट बजट क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? ये सारी चीज तो समझ ली, समझ में भी आ गई, लेकिन शब्दों में कैसे व्यक्त करें गुरुजी? पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त ताप, ध्यान रखना, पृथ्वी में तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त ताप तथा उस ताप के ह्रास की संतुलन को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का या ऊष्मा बजट कहते हैं, हीट बजट कहते हैं। क्लियर? आगे लिखना, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग एक समान रहता है क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यताप तथा पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाली पार्थिव विकिरण की मात्रा लगभग समान रहती है। क्या बोला मैंने? औसत तापमान लगभग एक समान रहता है क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य का ताप तथा पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाली पार्थिव विकिरण की मात्रा लगभग समान रहती है। इसको यूं समझो मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है हीट बैलेंस, एक कॉन्सेप्ट और होता है हीट बैलेंस, जिसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। हमारे लिए हीट बजट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हीट बजट और हीट बैलेंस दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उनको हीट बैलेंस ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, आपको नहीं है। वैसे हीट बैलेंस में क्या होता है, देखो जो हमारी पृथ्वी है ना, हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। यहाँ पे भी ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, गर्म ताप के धुआरे होते हैं। यहाँ से भी तो भैया गर्मी निकल रही है ना, पृथ्वी से भी तो निकल रही है, और पार्थिव से भी जो विकिरण हो रही है, तो इनसे भी क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का जो बैलेंस होता है उसमें पृथ्वी को भी ऐड किया जाता है। लेकिन अभी हमने किसको देखा था तापमान के अंतर्गत? हीट बजट को देखा था, सूर्यदेव भगवान को। तो आप इसको भी ध्यान करके चलना, हीट बैलेंस अलग है, ध्यान रखना। यदि कोई इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है हीट बैलेंस के ऊपर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हीट बजट, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। हमने क्या पढ़ा है? ऊष्मा बजट, हीट बजट पढ़ा है हमने पृथ्वी का, हमने हीट बैलेंस नहीं पढ़ा है। समझ गए? हीट बैलेंस में पृथ्वी जो इंटीरियर हमारी अर्थ है, इससे जो ऊष्मा जो विकिरित हो रही है वह भी काउंट होती है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना ही कॉन्सेप्ट समझना। चलिए, आज का ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन हमने किया, पर आपको ये जब भी समझ में और अच्छे से आएगा। मैंने आपको जैसे लास्ट में एक डायग्राम बनवाया था, खुद अभ्यास करना कि इतना प्रतिशत आया, इतना प्रतिशत में इतना काम में आ गया, फिर हमारी पृथ्वी पर इतना पहुंचा, और इतना जो हमारी पृथ्वी में पहुंचा इसमें से ये काम हमारी पृथ्वी पर आया, और इसमें से वापिस जो निर्गमित किरणें हुई, जो जैसे हमने अंतरिक्ष में भेजी थी, उसमें से 17% वापिस चली गई और 6% अवशोषित पुनः हो गया वायुमंडल में। देखो, एक प्रश्न ये भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि सूर्यावी ताप का कितना यूनिट या कितना प्रतिशत वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आपतित किरणों द्वारा वायुमंडल ने अवशोषण किया और जो निर्गमित किरणों द्वारा जो वायुमंडल ने अवशोषित किया, उन दोनों को जोड़ लेना। क्लियर? कितना जोड़ लोगे? आपके एक तो 6% तो ये जुड़ जाएगा, आपके जो निर्गमित किरणें थी, और 14% जो आपकी आपतित किरणें थी, मतलब जो सूरज जैसी किरणें आ रही थी वायुमंडल में, 14% वो भी तो वायुमंडल में अवशोषित हुआ था। तो कितना हो गया साहब? 14 + 6, 20 यूनिट या 20%। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये बात करते करते। क्लियर? इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको हल करना, प्रयास करना। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी इसके अंतर्गत आपको समाधान की आवश्यकता हो, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, मुझे भेज देना, मैं आपको उसमें अवश्य उत्तर दूंगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।